गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड ग्रैब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता ही है हम सीरीज से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे हम सेक्शन सी, डी एंड ई। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 29 मार्च को आपका पेपर है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी। एंड सेक्शन सी के अंदर हर क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 marks. ठीक है, each question consists of 3 marks. So it's very important to write programs or codes and the theory part perfectly. Now let's start. So सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए ये प्रोग्राम बेस्ड है और दूसरी बात ये किससे है, आपका फंक्शन से है और टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है ये। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन काउंट एच। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये काउंट एच जो दे रखा है ये आपका जिस तरीके से दे रखा है, जैसे काउंट स्मॉल में दे रखा है, एच कैपिटल में दे रखा है, तो राइट इट अकॉर्डिंगली, बिल्कुल ऐसा ही लिखिए। अगर जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो जैसा आपको मेंशन किया हुआ है वैसा ही करिए। ठीक है, इन पाइथन दैट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद एच इन द फाइल para.txt। ठीक है, दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि आपको एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है काउंट एच नाम का, जिसके अंदर आपको एक फाइल रीड करनी है जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, para.txt। और उसके अंदर हमें वो लाइंस डिस्प्ले करनी है जो हमारी एच से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, और लाइंस डिस्प्ले नहीं करनी, इसमें हमें बेसिकली डिस्प्ले करना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं जो एच से स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप देखें तो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। अगर हम देखें इस एग्जांपल के अंदर 4 लाइंस है और 4 लाइंस में 2 लाइंस ऐसी हैं जिसमें ये एच से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या है, द लाइन काउंट शुड बी 2। अब हमें इसके लिए क्या बनाना है, इसका प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, डेफ करना है। ठीक है, डिफाइन क्योंकि फंक्शन के थ्रू बनाना है तो हमने क्या करेंगे, इसमें डेफ करेंगे, डेफ योर फंक्शन नेम दैट इज काउंट एच। फिर हमने फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है। ये फाइल ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना लो, इन्होंने जैसे एफ से बना रखा है। ठीक है, ओपन फंक्शन यूज करके हमने para.txt को रीड मोड में ओपन किया। ये आपकी फर्स्ट, मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गई जो आपको करना ही है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखो हमें यहाँ पे लाइंस पे काम करना है। अगर हम टेक्स्ट फाइल देखें तो टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारा रीड फंक्शन भी चलता है, रीड लाइन भी चलता है, रीड लाइंस भी चलता है। और क्योंकि हमें यहाँ पे सारी लाइंस पे वर्क करना है, ठीक है ना, लाइंस पे वर्क करना है, हर एक लाइन पे वर्क करना है, इसीलिए हम यहाँ पे सीधा रीड लाइंस फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, और हमने उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो ये रैक क्या करेगा, बेसिकली लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर सारी लाइनें स्टोर हो जाएंगी हमारी। उसके बाद क्योंकि हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ लाइंस, तो इन्होंने एक काउंट वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रख ली, 0। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि रैक के अंदर क्या बनेगा, रैक एक आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो इसीलिए हमने सीधा एक लूप लगाया फॉर लाइन इन रैक। अब ये लाइन आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, आई ले लो, जे ले लो। ठीक है ना, इन्होंने इसलिए ले लिया जस्ट टू, मतलब जस्ट टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे एक एक लाइन करके पिक होगी, है ना। रैक में तो सारी लाइंस हैं, फाइल के अंदर जितनी लाइंस है, तो एक एक करके लाइन वेरिएबल में एक 1 बाय 1 लाइन आएगी। अगर अब जैसे सबसे फर्स्ट लाइन उसने उठाई तो उस लाइन का अगर फर्स्ट कैरेक्टर, क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग यूज करना है, तो लाइन ऑफ 0 से क्या उठेगा, अब जो फर्स्ट लाइन उठकर आई उस फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है अगर वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, तो काउंट प्लस इक्वल 1 कर दे। काउंट प्लस इक्वल 1 मतलब काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दे। ये लूप रन करता रहेगा, ठीक है, अंटिल आपकी पूरी फाइल खत्म नहीं हो जाती, सारी लाइंस रीड नहीं हो जाती। और उसके बाद फॉर लूप से बाहर आकर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे द लाइन काउंट इज काउंट, और फिर फाइनली हम फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिफाइन करना है, फिर फाइल को ओपन करना है, फिर फाइल के अंदर जो भी हमें एग्जीक्यूशन करनी है वो करना है, और फिर फाइनली फाइल को क्लोज करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो और पार्ट में है आपका, आप इधर ये करें या ये करें कि राइट अ फंक्शन काउंट माई। अब इन्होंने किस नाम का फंक्शन कह रहे हैं, ये काउंट माई नाम का फंक्शन कह रहे हैं पाइथन के अंदर, जिसमें वो एक टेक्स्ट फाइल रीड करेगा एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स माई अकर्स इन द फाइल। दैट मीन्स एक data.txt नाम की आपको फाइल रीड करनी है और इसके अंदर ये
पता लगाना है कि आपके उस फाइल के अंदर my नाम का कीवर्ड कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, अब देखो यहाँ पे जब वर्ड्स की बात होती है ना, जब हमें एक फाइल के अंदर, अभी देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें लाइंस पे काम करना था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे हमें हर वर्ड पे काम करना है। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले फाइल को रीड करें और उसके बाद रीड करने के बाद, मतलब रीड मोड में हम ओपन करने के बाद उस पूरी फाइल को रीड फंक्शन से रीड करें। ठीक है, और रैक में ले आए तो रैक में पूरा डेटा आ जाएगा। रैक में क्या आ जाएगा, पूरा आपका डेटा, जो भी आपके अंदर फाइल के अंदर डेटा है वो सारा का सारा रैक में आ जाएगा रीड फंक्शन से। और क्योंकि अब उसके थ्रू हमें हर वर्ड को अलग अलग करना है तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं। स्प्लिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्पेस से चीज़ों को अलग करता है, मतलब इसमें ये क्या करेगा, वर्ड्स नाम की एक लिस्ट बना देगा, वर्ड्स नाम की एक लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर आपका हर वर्ड एज अ आइटम लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, वर्ड्स की लूप लगाएंगे फॉर w इन वर्ड्स, और हम चेक करेंगे कि अगर वो जो w वेरिएबल के अंदर एक एक करके जो वर्ड आ रहा है अगर वो माई के इक्वल है तो वो काउंट के वेरिएबल को इंक्रीज कर दे। इसमें एक चीज मिस्टेक हो रखी है, आप लोग कर लेना कि काउंट इक्वल्स टू 0 आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बिफोर फॉर लूप। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे रह गया इनसे, काउंट प्लस इक्वल 1 करिए और फिर फाइनली लूप से बाहर निकलकर आप उसे काउंट वेरिएबल को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका स्टैक से है। ठीक है ना, देखो ये क्या कह रहा है, आलम हैज क्रिएटेड अ लिस्ट L containing marks of 10 students. Write a program which separate user defined function to perform the following operation. अब देखो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपको बेसिकली दो फंक्शन बनाने हैं, एक पुश नाम का बनाना है, एक पॉप नाम का बनाना है। पुश ऑब्वियसली क्या होता है, आपको जब स्टैक के अंदर चीज़ें इंसर्ट करनी होती है, और पॉप होता है जब आपको स्टैक के अंदर से चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं, डिलीट करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। तो ये ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसके अंदर 10 मार्क्स इंसर्टेड है और उन पर ये फिर फंक्शन आपको अलग से बनाना है। तो देखिए ये कैसे बना रखा है, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेवर्स, अच्छा इसमें इस पुश फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है ना, जितने भी ऑड मार्क्स है ना वो स्टैक के अंदर डालना है। मतलब लिस्ट तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, उस लिस्ट के अंदर अब जैसे ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स हमने ऑलरेडी दे रखे हैं कि इस लिस्ट में ये मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से वही मार्क्स पुश फंक्शन के थ्रू इंसर्ट करने हैं जो कि ऑड है। अब देखो यहाँ पे जैसे 49 59 ये डिस्प्ले हो रखा है ना। ठीक है ना, तो बेसिकली पहले हमें पुश करना है उन नंबर्स को जो ऑड है और फिर हमें उन सारे ही नंबर्स को क्या करना है, बाहर करना है, पॉप करना है। तो देखो कैसे कर रखा है इन्होंने, सबसे पहले डेफ पुश किया, पुश के अंदर हम मान के चल रहे हैं एस नाम की हमारी स्टैक है। ठीक है, तो एस को एज अ पैरामीटर हमने पास किया। ठीक है, फॉर आई इन एल भी हम ऑलरेडी इज्यूम करके चल रहे हैं, आप बना भी सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे की तरफ आप अलग से शो कर सकते हैं कि इस लिस्ट में एलिमेंट है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको उसे फंक्शन बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम मान लिया कि एल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 10 एलिमेंट्स हैं, तो फॉर आई इन एल अगर आई मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका ऑड के लिए आपका कंडीशन होती है कि अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करे, एस डॉट अपेंड आई, तो स्टैक के अंदर क्या कर दे, चीज़ें अपेंड कर दे। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दे एस, मतलब एस के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज आपकी अपेंड होकर जो जो ऑड हैं वो सारी हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली इन्होंने क्या किया, पॉप फंक्शन डिफाइन किया। ये जब पॉप फंक्शन डिफाइन किया इन्होंने, तो अब इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने सारे एलिमेंट्स डिलीट करना है, ठीक है ना, आप सारे एलिमेंट्स डिलीट करने हैं और आपको पता है ये पॉप फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है वैल्यू को बाय डिफॉल्ट, तो वो अपने आप से प्रिंट करेगा भी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जितने भी स्टैक के अंदर, हमें तो नहीं पता स्टैक के अंदर कितने आइटम आए होंगे भाई, वो तो डिपेंड करता है कि लिस्ट में कितने ऑड हैं, हो सकता है एक भी ना, हो सकता है सारे हो। तो सबसे पहले हमने लेन फंक्शन के थ्रू काउंट कर लिया कि कितने नंबर हैं फिलहाल हमारी स्टैक में जो पुश हुए थे। ठीक है, और हमने यहाँ पे कह दिया जब तक ये लेन ऑफ एस नॉट इक्वल्स टू 0, आप यहाँ पे सीधा
नम ऑफ एस भी कर सकते हो, यहाँ पे नम ही होना चाहिए था, वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो तब तक वो क्या करे, डेल एस डॉट पॉप, दैट मीन्स एक एक करके एलिमेंट को पॉप करे और वो उसको जो पॉप हुआ है एलिमेंट उसको किस में स्टोर करेगा, डेली वेरिएबल में, और उसको प्रिंट कर दे। दैट मीन्स जो जो भी नंबर आपका डिलीट होता जा रहा है वो हाथ के हाथ प्रिंट भी होता जाएगा और नंबर हमारा डिक्रीज होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा, नंबर हमारा डिक्रीज होता जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ये जब तक खाली नहीं हो जाती है लिस्ट, ठीक है ना, तब तक आपका ये लूप चलेगा। फाइनली जब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो ये फाइल के एल्स पे आएगा और प्रिंट कर देगा एम्प्टी, कि फाइनली आपकी जो चीज़ें हैं वो खत्म हो चुकी है, आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट अब बाकी नहीं है। देन 31st क्वेश्चन, देखिए ये आपका किसका है, ये आपका एसक्यूएल क्वेरीज का है, वेरी इजी, ठीक है। तो आपको एक टेबल दी हुई है, लाइक एक्टिविटी टेबल दी हुई है, और बेस्ड ऑन दिस टेबल आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। देखो 3 मार्क्स का है तो 3 क्वेरीज आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन विच प्राइज मनी इज मोर देन 9000 इंक्लूडिंग 9000, मतलब 9000 से ज़्यादा है, मतलब 9000 को इंक्लूड करने का मतलब क्या हो गया, 9000 है या 9000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्प्ले हम किससे करते हैं, ऑब्वियसली सेलेक्ट से करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्टिविटी वेयर प्राइज मनी। अब देखो प्राइज मनी आपको ना ध्यान से क्या देखना है कि आपको ना थ्योरी जो क्वेश्चन है ना एसक्यूएल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे ना जो लिखा है बस वही लिखाते हैं, आपको देखना है कि हेडिंग क्या दे रखी है। जैसे प्राइज मनी है, चलो यहाँ तो प्राइज मनी है हेडिंग भी, फिर भी आपको ध्यान से देखना है कि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी हेडिंग कौन सी फिट बैठ रही है, वो हेडिंग को आपको एग्जैक्टली लिखना है। बच्चे थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखाते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। और प्राइस मनी जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस नहीं है तो आपको स्पेस नहीं देना है, क्योंकि आपकी जो कॉलम हेडिंग है वो विदाउट स्पेस है, ठीक है। तो प्राइस मनी जहाँ पे ग्रेटर है या इक्वल है 9000, इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मेंशन था इंक्लूसिव ऑफ 9000, राइट। देन द सेकंड क्वेश्चन इज इंक्रीज द प्राइस मनी। अब देखो जब हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं और रोज के अंदर कर रहे हैं तो हमारी कौन सी कमांड लगती है, अपडेट कमांड लगती है, ठीक है। और वो कह रहा है कि अपडेट करो प्राइस मनी को और इंक्रीज करो प्राइस मनी को कितने से, 5% से, है ना। और उन एक्टिविटीज के लिए करो जो आपकी 1 मार्च 2023 के बाद शेड्यूल हुई है। दैट मीन्स ये आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, अपडेट, और अपडेट के बाद सीधा क्या आता है टेबल नेम, तो अपडेट एक्टिविटी सेट प्राइस मनी इज इक्वल्स टू प्राइस मनी इंटू 1.05, 1.05 से इंटू क्यों किया, क्योंकि 5% से इंक्रीज कर रहा है ना, तो एक तरीके से 5/100 हो गया ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्राइस मनी इज इक्वल्स टू प्राइस मनी प्लस प्राइस मनी इंटू 0.05, ये भी कर सकते थे आप, ठीक है। जहां पे वेयर शेड्यूल्ड डेट इज ग्रेटर देन, और हमेशा ध्यान रखें जब आप डेट फॉर्मेट लिखें तो हमेशा पहले ईयर लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर डे लिखें, क्योंकि माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है ये, और कोड्स के अंदर आएगा, जैसे हम स्ट्रिंग देते हैं उसी तरीके से डेट भी आपकी सिंगल कोड्स में आती है, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, yes, so this is your section C, and yes, the last question is your section C के अंदर डिलीट करना है। अब आपको देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी वेयर पार्टिसिपेंट्स आर लेस देन 12। अब देखो पार्टिसिपेंट्स नाम की यहाँ पे फील्ड होगी, पार्टिसिपेंट्स नम, तो अब यहाँ पे देखो जैसे पार्टिसिपेंट्स लिखा था तो आपको पार्टिसिपेंट्स नहीं लिखना, आपको हेडिंग के अंदर मतलब कॉलम नेम के लिए क्या यूज़ करना है, पार्टिसिपेंट्स नम यूज़ करना है। अब वो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि डिलीट करना है वो रिकॉर्ड जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स 12 से कम है, तो आप क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम दैट इज एक्टिविटी वेयर पार्टिसिपेंट्स नम इज लेस देन 12, और आगे क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन, इन्होंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है पर आपको लिखना है, ठीक है। सो दिस इज योर सेक्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन डी। अगेन सेक्शन डी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि ये आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है,
ठीक है। अब देखो इस बार आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आ रही है, ठीक है, तो आपको वो भी करनी है। तो सेक्शन डी के अंदर देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही है, दैट यू हैव लर्नड हाउ टू यूज मैथ मॉड्यूल इन क्लास 11th। तो राइट अ कोड वेयर यू यूज रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर अ मेथड से SQRT और POW, यूज द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस टू कैच द वैल्यू एरर एक्सेप्शन। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाना है जिसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स गलत डालते हैं तो वो हमें एक्सेप्शन रेज करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इंपोर्ट किया सबसे पहले मैथ, ठीक है। अब इन्होंने मैथ डॉट पावर के अंदर, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, जबकि पावर फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं, 2, पर इन्होंने जान के यहाँ पे पास किए हैं, इंटेंशनली पास किए हैं, जिससे वो एरर जो है जनरेट हो, मतलब जो एक्सेप्शन है वो जनरेट हो, रन टाइम एरर जनरेट हो। तो मैथ डॉट पावर 2,3,4,5, देखो हैश में कमेंट पे लिखा हुआ है कि POW एक्सेप्ट्स 2 आर्ग्यूमेंट्स बट 4 आर प्रोवाइडेड। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेप्शन शो करनी है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्ट, देखो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे ये ट्राई ब्लॉक में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्सेप्ट लगाया टाइप एरर अकर्ड विद मैथ डॉट POW, ठीक है, और एल्स प्रिंट रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स गलत देगा तो ये सीधा इस वाली एरर पे आएगा। आपको अगर एरर नहीं भी याद आ रही है ना, आप सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो, एक्सेप्ट कोलन लगा दो, ज़रूरी नहीं आप ये लिखो, ठीक है। आप सीधा, क्योंकि एक्सेप्ट लगा के वो क्या करेगा ना, जितनी भी कोई भी टाइप की एक्सेप्शन आती है तो वो उसको हैंडल कर लेगा। तो अगर आपको याद है, आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा एक्सेप्ट कोलन लगाओ और अपनी प्रिंट लिख दो इसमें, ठीक है। तो अगर तो एक्सेप्शन रेज हुई तो एक्सेप्ट के पास आ जाएगी, और अगर एक्सेप्शन रेज नहीं हुई तो ये सीधा एल्स पे आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से देखो SQRT के लिए भी बना रखा है इन्होंने। अब SQRT के अंदर तो एक ही आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि सीधा स्क्वायर रूट दिखाता है किसी नंबर का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि मैथ डॉट SQRT के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, रिजल्ट में रिजल्ट लिया। अगर तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो ये टाइप एरर इसको एक्सेप्ट कर लेगा और प्रिंट कर देगा टाइप एरर अकर्ड विद मैथ डॉट SQRT, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, रिजल्ट। मतलब अगर तो रिजल्ट सही होगा, दैट मीन्स अगर SQRT में सिर्फ मैंने 9 पास किया होता तो ये एक्सेप्ट के पास नहीं आता, सीधा कहाँ आता, एल्स पे आता और प्रिंट क्या कर देता, रिजल्ट प्रिंट कर देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल dvd.csv। हमें एक dvd.csv नाम की फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है, राइट करनी है, उसमें 10 रिकॉर्ड राइट करने हैं, जिसके अंदर आपकी 4 फील्ड्स हैं, DVD ID, DVD नेम, क्वांटिटी, प्राइस, और हमें राइट करने के बाद वही DVD डिटेल्स प्रिंट करनी है, डिस्प्ले करनी है, जिनकी DVD प्राइस 25 से ज़्यादा है। और ध्यान रखिए CSV फाइल बनानी है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल तीनों अलग तरीके से मैनेज होती हैं, क्रिएट होती हैं। तो देखो सबसे पहले CSV फाइल क्रिएट करने के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी CSV मॉड्यूल। उसके बाद हम एक फाइल ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें pl.csv को हमने राइट किया, इन्होंने आई थिंक कोई मेंशन किया था नाम, आप इसमें PL ना लिख के ना बेटा DVD लिखिएगा, ठीक है ना, dvd.csv, क्योंकि आपको नाम मेंशन कर रखा है इन्होंने dvd.csv, ठीक है। उसके बाद देखो CSV फाइल जब हम बनाते हैं तो हमेशा अगर हम फाइल राइट कर रहे हैं तो राइटर ऑब्जेक्ट बनता है, और रीड कर रहे हैं तो रीडर ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम सबसे पहले फाइल को राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे CSV.writer f। तो CW क्या बन गया, आपका राइटर ऑब्जेक्ट बन गया। और क्योंकि हमें 10 बार ये चीज़ें करनी, तो इन्होंने या तो आप 10 का लूप लगा दो और 10 बार चीज़ों को एंटर करा दो, नहीं तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने एक चॉइस वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली y है। उन्होंने कहा जब तक चॉइस y रहती है तब तक वो क्या करे, 4 चीज़ों की एंट्री यूज़र से ले, किस किस की, PI की, PNM में मतलब DVD की ID, DVD का नेम, DVD की क्वांटिटी और उसकी प्राइस, इन चारों को एक वेरिएबल में ले और एक लिस्ट में क्या करा दे, अपेंड करा दे,
लिस्ट में आपका ये चारों चीज़ें आ गई, और उस पूरी लिस्ट को क्या कर दे, मतलब एक बारी में उसने cw.write_row तो पूरी एक रो हमारी तैयार कर दी उस लिस्ट की, तो एक बारी में एक रिकॉर्ड हमारा जा रहा है। उसके बाद वो वापस से पूछेगा क्या आप वापस से रिकॉर्ड एंटर कराना चाहते हो। अगर तो यूज़र ने CH में y दिया है तो कंटिन्यू का मतलब वापस से लूप पे जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूज़र जितने मन चाहता है उतने यहाँ पे रिकॉर्ड राइट कर सकता है CSV फाइल में। ये तो आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब रीडिंग करना है तो इसने यहाँ पे क्या किया, वापस से फाइल को ओपन किया, है ना। R+ कर लो, या आप यहाँ पे R भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। R+ का मतलब होता है रीड प्लस राइट। तो यहाँ पे हमने रीड मोड में ओपन किया। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बनाया, रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसने एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाया पूरा का पूरा, और उसको पूरा हमने क्या करा, रीड करने के बाद पूरा उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। लिस्ट में इसलिए कन्वर्ट कर लिया, इजी हो गया, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स लिस्ट में आइटम्स के तौर पे आ गए। उससे क्या होगा कि जब हम CW से लूप लगाएंगे तो आई में एक बारी में एक पूरा होल रिकॉर्ड आएगा, हम आराम से। और क्योंकि देखो जो हमें चेक करना था, हमें चेक क्या करना था कि उसका क्वांटिटी नहीं, DVD का प्राइस 25 से ज़्यादा। तो अगर हम देखें 4 फील्ड्स हैं, तो इन 4 फील्ड्स में ये 0th प्लेस पे होगी, ये फर्स्ट प्लेस पे होगी, सेकंड पे होगी, थर्ड पे होगी, तो प्राइस आपकी थर्ड प्लेस पे आ रही है हर रिकॉर्ड के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे इसने चेक किया कि अगर I(3), ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 25, तो क्या करे, वो पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट कर दे, और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो फाइनली फाइल को क्या कर दे, क्लोज कर दे। दैट्स इट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो ये भी आपका SQL बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे देखो 2 टेबल्स गिवन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 टेबल्स पे काम हो रहा है, गारमेंट एक क्लोथ है। तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन है, SQL क्वेरीज ही लिखनी है। जैसे आपका हो गया सबसे पहले डिस्प्ले यूनिक क्वांटिटीज ऑफ गारमेंट्स। अब देखो जब यूनिक क्वांटिटीज की बात कर रहा है तो आपको याद होगा कि यूनिक क्वांटिटीज, जब हम कोई भी चीज़ यूनिकली अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्वांटिटी फ्रॉम गारमेंट, तो ये क्या करेगा, जितने भी डुप्लीकेट, जैसे 100 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये सिर्फ क्या दिखाएगा, एक बार 100 दिखाएगा, 105 250 एंड 100, 105 भी एक ही बार दिखाएगा, ठीक है ना। तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, 100 105 250, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले सम ऑफ क्वांटिटीज फॉर ईच C कोड। अब देखो जब ये आ जाता है ना फॉर ईच C कोड, तो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है बेटा आप लोगों को। दैट मीन्स फॉर ईच C कोड कि आपको C01 का अलग ग्रुपिंग करनी है, C02 का अलग ग्रुपिंग करनी है, C03 का अलग ग्रुपिंग करनी है, तो आपका ग्रुप बाय कमांड लगेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटीज करना है जिनका रिकॉर्ड है ना, हुज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर मोर देन 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स किस किस के 1 है, C01 से ज़्यादा है, C02 के 2 हैं और C01 के 2 हैं, तो C03 यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। तो देखो कैसे हम इसकी क्वेरी लिखेंगे, हमें क्या करना है, सम क्वांटिटी करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सम ब्रैकेट में क्वांटिटी फ्रॉम गारमेंट, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, C कोड के अकॉर्डिंग करनी है, और रिकॉर्ड्स फिल्टर कैसे करना है हमें, जिनके रिकॉर्ड काउंट 1 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली पहली बात तो हमेशा ध्यान रखें बेटा, ग्रुप बाय के साथ कभी भी कंडीशन के लिए वेयर नहीं लगता है, हमेशा हैविंग ही लगता है। तो आप क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय C कोड हैविंग काउंट स्टार, क्योंकि अब हमें काउंट, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड फिल्टर हो रहे हैं वो काउंट के बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है। तो हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें डिस्प्ले करना है जी नेम सी नेम रेट। अगर हम देखें तो जी नेम मेरा यहाँ मिल रहा है, ठीक है, सी नेम मेरा नेक्स्ट टेबल में है, और रेट हमारा अगेन इस टेबल में। दैट मीन्स हमारा एक टेबल के अंदर से सारा डेटा नहीं फैच हो रहा है, हमें दोनों टेबल से डेटा को फैच करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, और ज्वाइन भी किस बेसिस पे करना है, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, किससे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जी नेम सी नेम रेट फ्रॉम गारमेंट। अब यहाँ पे हम एलियास बना सकते हैं, ठीक है, बनाओ नहीं बनाओ इट्स ओके। अगर आप बना देते हो तो जहाँ पे ये G डॉट लिखा हुआ है आप इसकी जगह नहीं बनाओगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, गारमेंट डॉट, C डॉट की जगह आपको क्लॉथ डॉट। तो इट्स ईजी कि आप उस टेबल के एलियासेस बना दो, गारमेंट G कॉमा क्लॉथ C, वेयर G डॉट C कोड इज इक्वल्स टू C डॉट C कोड, है ना। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी इस टेबल का G कोड है ना, उसको हमें यहाँ पे जो हमारे इस टेबल का
गारमेंट टेबल का सी कोड है उसको क्लॉथ टेबल के सी कोड के साथ मैच करेगा, तभी तो हम रिकॉर्ड फेच करेंगे। तो इसीलिए क्या कर रहा है, गारमेंट का सी कोड जहां मैच कर रहा है क्लोथ के सी कोड से, एंड क्योंकि हमारी एक कंडीशन और है कि क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 100, तो एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100, वहां पे वो रिकॉर्ड को क्या कर ले, फेच कर ले। ठीक है। देन द फोर्थ क्वेश्चन, डिस्प्ले एवरेज रेट ऑफ गारमेंट्स हुज रेट रेंजेस फ्रॉम 1000 to 2000। तो हमें एक एवरेज रेट ऑफ गारमेंट निकालना है जहाँ पे जो रेट है वो 1000 से 2000 के बीच में हो, और 1000 and 2000 वैल्यू भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो बिटवीन लगा देंगे तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन जो आपका ऑपरेटर है वो दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करके चलता है। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट एवरेज किसका, रेट का, गारमेंट से उठाना है, वेयर रेट बिटवीन 1000 and 2000, इट्स वेरी इजी। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका क्वेश्चन आ गया MySQL कनेक्टर से। ठीक है। तो किशन वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल नेम्ड फ्लाइट इन MySQL डेटाबेस केवी। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें जैसे जैसे मेंशन है आपको वही वही करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, फ्लाइट नंबर, सोर्स, डेस्टिनेशन, फेयर, और ये पाइथन के एसक्यूएल कनेक्टिविटी के लिए जो कनेक्टर के समय हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी आपको मेंशन है, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट। ठीक है। डेटाबेस आपको ऑलरेडी गिवन है केवी, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, द वैल्यूज ऑफ फील्ड्स, ये सारी आपको एक्सेप्ट करनी है यूज़र से। ठीक है। तो देखो कैसे बना रखा है इसको, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे MySQL डॉट कनेक्टर, फिर एक हमने कनेक्टर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, माइकॉन, कोई भी बना सकते हो आप, इक्वल्स MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट में सारे आप एट्रीब्यूट्स दे देंगे, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, यूज़र इक्वल्स टू रूट, पासवर्ड इक्वल्स टू दिस, एंड डाटाबेस इक्वल्स टू केवी। फिर हम हमेशा क्या बनाते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाओगे, है ना। फिर हमने सारी डिटेल्स यूज़र से ले ली, FNB, फ्लाइट नंबर भी ले लिया, सोर्स भी ले लिया, डेस्टिनेशन भी ले लिया। ठीक है ना, सारी चीज़ें ले ली। और अब हमें पाइथन के थ्रू एसक्यूएल में ये क्वेरीज, ये जो चीज़ है वो राइट करनी है, मतलब ये रिकॉर्ड राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके भी कई सारे मेथड होते हैं राइट करने के भी, पर ये वाला मेथड भी ठीक है। तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, आप सीधा एक पहले क्वेरी बनाओ, क्वेरी इक्वल्स टू कोड्स में इंसर्ट इनटू, अब किस टेबल के अंदर करनी है, फ्लाइट टेबल के अंदर करनी है, तो इंसर्ट इनटू फ्लाइट वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे सबसे पहले फ्लाइट नंबर है वो इनपुट से ले रखा है, दैट मीन्स वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है, सोर्स भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है, और डेस्टिनेशन भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है। सिर्फ उन्होंने जो फेयर है, जो उसका प्राइस है, वो इंटीजर में लिया है। तो देखो जो चीज़ स्ट्रिंग में ली थी वो तो कोड्स में है, ठीक है ना, सारी ये तीनों कोड्स में, और ये विदाउट कोड्स हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर क्या लगाएंगे, डॉट फॉर्मेट लगाएंगे। अब जो जो वेरिएबल में हमने लिया था, जैसे FN इसको डिनोट कर रहा है फर्स्ट वाले को, S सेकंड को, D थर्ड को, और F फोर्थ को, ये हमने ले लिया। फिर हमने एग्जीक्यूट करी क्वेरी, ठीक है, कमिट करा, क्योंकि जब भी डाटाबेस के अंदर चेंजेस होते हैं तो हमेशा हमें क्या लगानी होती है, कमिट। इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जब भी हम डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं तो हमेशा हमें कमिट लगाना मस्ट है। जब तक आप ये माइकॉन डॉट कमिट, और माइकॉन के साथ लगेगी, दैट मीन्स जो आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके साथ वो फंक्शन लगता है कमिट हमेशा। कर्सर के साथ क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और कमिट हमेशा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, वो ज़रूर करना है, हमेशा करना है जब भी आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने कहा डेटा एडेड सक्सेसफुली, और फिर हम फाइनली जो हमारा कनेक्टर ऑब्जेक्ट था उसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे हम फाइल हैंडलिंग में फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज करते हैं, कनेक्शन के अंदर कनेक्टर ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन ई। ठीक है, अब सेक्शन ई के अंदर आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन CSV का ही है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फंक्शंस इंसर्ट। ठीक है, आपको देखो 2 फंक्शन बनाने हैं, इंसर्ट और डिलीट। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आपको क्लॉक ID, क्लॉक नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, ये सब इंसर्ट करना है। और डिलीट के अंदर हमें क्या करना है, यूज़र से एक क्लॉक ID एक्सेप्ट करनी है, और अगर वो क्लॉक ID उसे मिल जाती है तो वहाँ से वो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है।
और देखो ध्यान से देखो, हमें CSV फाइल बनानी है, तो CSV फाइल के अंदर हमेशा ध्यान रखो जब भी आपका राइट कर रहे हैं तो राइटर ऑब्जेक्ट बनता है, रीड कर रहे हैं रीडर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए कि बाइनरी के साथ कैसे हैंडल करना है, टेक्स्ट फाइल के अंदर कैसे हैंडल करना है, CSV फाइल के अंदर कैसे हैंडल करना है। तो अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें सबसे पहले हमने इंसर्ट करने हैं रिकॉर्ड, किसमें, CSV फाइल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट CSV लिख दो, वैसे अच्छा इन्होंने नीचे कर रखा है इसको, इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, बेसिकली इन्होंने पहले फंक्शन डिफाइन कर रखा है फिर उसको नीचे यूज़ कर रखा है, तो ये भी ठीक है। देखो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले डेफ इंसर्ट किया, एक लिस्ट बनाई ब्लैंक, और जब तक ट्रू है, मतलब जब तक लूप चल रहा है तो वाइल ट्रू, तब तक यूज़र से हमने सारी चीज़ें ले ली, क्लॉक आईडी, क्लॉक नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, इन चारों का इन्होंने क्या बना लिया, एक लिस्ट बना लिया, एक रिकॉर्ड टाइप बना लिया, उसको आर में डाल दिया और आर को किस में अपेंड कर दिया, लिस्ट में अपेंड कर दिया। तो ये पूरी एक आइटम के तौर पे पूरी की पूरी लिस्ट में अपेंड हो गई। उसके बाद अगर यूज़र से वो पूछेगा कि अगर आपको और रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अभी तक लेकिन यहाँ पे देखो लिस्ट में राइट हुआ है, इस फंक्शन के थ्रू लिस्ट में राइट हुआ है, CSV में राइट नहीं हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट CSV किया और हमने ओपन किया watch.csv को अपेंड मोड में। अपेंड मोड में क्यों किया, क्योंकि हमें बार बार इसे ओवरराइट नहीं करना, क्योंकि हम जितनी बार करेंगे अगर हम W मोड में कर देंगे तो ओवरराइट हो जाएगी, हमें जो भी एंड में रिकॉर्ड है उसके बाद ही रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हमने A मोड में किया है इसको। न्यू लाइन इक्वल्स टू कोलन हम इसलिए कर देते हैं जिससे वो जो एक्स्ट्रा लाइन स्पेस आती है वो ना आए। फिर हमने राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, इस राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट को पास किया और जितनी भी लिस्ट में लाइंस बनी हैं, ठीक है, वो सारी हमने क्या कर दी, राइट रोज कर दी, सारी CSV फाइल में राइट हो गई। फाइनली हमने क्लोज कर दिया। और जब हम डेल कर रहे हैं, ठीक है, तो डेल के अंदर हमने क्या करना है, यूजर से क्लॉक आईडी एक्सेप्ट करनी है। हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, क्योंकि अब देखो हमें एक रिकॉर्ड हटाना है, मतलब जो भी यूज़र क्लॉक आईडी दे रहा है अगर वो क्लॉक आईडी उसे मिल जाती है तो वहाँ से वो रिकॉर्ड हटाना है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, हमने पहले एक फ्लैग वैल्यू ले ली फाउंड नाम की, फाउंड ले लो, एफ ले लो, कुछ भी ले लो। हमने क्या किया, इसको पहले से बोल दिया कि फॉल्स है, हम ये मान के चल रहे हैं कि रिकॉर्ड अभी लिस्ट में नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया CSV, ठीक है, और हमने ऊपर बनाई थी watch.csv, उसको रीड मोड में ओपन किया, रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट पास किया फिर, ठीक है। और जो हमारी लिस्ट थी, है ना, मतलब जो हमारी ये रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपकी CSV फाइल बनी है उसको पूरा का पूरा इसमें इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उसी लिस्ट का लूप लगाया, क्योंकि लिस्ट में सारे आइटम्स आ गए, हमारे सारी जितने रिकॉर्ड्स थे सारे आ गए। उसके बाद यहाँ पे अगर तो जीरो पोजीशन पे जो, क्योंकि देखो हर एक जो आइटम, मतलब हर एक जो मेरा रिकॉर्ड है उसकी फर्स्ट आइटम क्लॉक आईडी है तो आई ऑफ जीरो पे मिलेगी। तो अगर तो वो आई ऑफ जीरो उसको क्लॉक आईडी के इक्वल मिल गया तो फाउंड को क्या करे, ट्रू, दैट मीन्स उसे वो क्लॉक आईडी मिल गई तो फाउंड को ट्रू करे, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हाँ भैया उसको पर्टिकुलर उस फाइल के अंदर उस क्लॉक आईडी नाम, मतलब उस नंबर का क्लॉक आईडी है या नहीं है, ठीक है। तो मिल गया, तो हाथ के हाथ वो क्या करे, वहाँ से उसको प्रिंट करे, लिस्ट में से रिमूव करे और ब्रेक कर जाए। अब लिस्ट में से रिमूव हो गया, दैट मीन्स अब तो वो लिस्ट में से तो रिमूव हो गया ना। उससे फायदा क्या होगा कि अब हम आगे ये चेक कर सकते हैं इस लूप के बाद कि अगर तो फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, दैट मीन्स अगर वो लिस्ट में कभी मिला ही नहीं उसको तो फाउंड की वैल्यू तो फॉल्स ही रहेगी ना। तो अगर तो फाउंड की वैल्यू फॉल्स है तो लिख दे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। लेकिन अगर उसे मिल गई, मतलब अगर उसे यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू मिल गई, तो वो क्या करेगा, उसको वापस से फाइल को, जो CSV फाइल थी उसको W मोड में ऑन करेगा, क्योंकि और वो राइटर ऑब्जेक्ट बनाएगा और लिस्ट को वापस से राइट कर देगा। अब लिस्ट को वापस से राइट क्यों किया, क्योंकि अब देखो W मोड में ऑन किया है इसको, यहाँ पे ऊपर A मोड में क्या था, क्योंकि जब हम राइट कर रहे हैं तो A मोड में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें उस रिकॉर्ड को हटा के वापस से पूरा CSV फाइल बनाना है। तो लिस्ट में हमने अभी हटाया ही है वो रिकॉर्ड, तो वो पूरा रिकॉर्ड हटके जो एक पूरी फाइल अगेन जो बन गई है वो पूरी फाइल हमने वापस से यहाँ पे रीराइट कर दी, इसीलिए यहाँ पे इसको W मोड में ओपन किया और फाइल हमने फाइनली क्लोज कर दी। इस तरीके से आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन आता है आपका नेटवर्किंग का 5 मार्क्स का, ठीक है।
तो देखो इसके अंदर 4 मेन बिल्डिंग्स हैं, एडमिन, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। और देखो इसके बेसिस पे देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं, कुछ चीज़ें हैं आपकी जो इसमें हाँ जी, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि जहाँ तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं, सबसे पहले तो सर्वर वहीं इंस्टॉल होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमें निकालना होता है। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ सर्वर। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं जहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे आपका देखो लिखा है ना, द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर इज एडमिन, क्योंकि एडमिन में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। एज पर 80-20 रूल दिस बिल्डिंग विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। ये आप इसका रीज़न दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट, है ना। अब केबल लेआउट में ज़्यादातर हमारा स्टार टोपोलॉजी बनता है। तो ये आप देखो कैसे बना सकते हो। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आप इस तरीके से बना सकते हो कि जो हमारा सर्वर है ना, उस सर्वर को लो और बाकी सबको आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक बन जाता है, ये भी आपका स्टार टोपोलॉजी। ये इस ऐसे भी बना सकते हो और आप मिनिमम डिस्टेंस को लेके भी बना सकते हो। देख जैसे सबसे पहले आपने आर्ट्स को साइंस से कन्वर्ट, आर्ट्स को साइंस से किया, ठीक है ना, फिर कॉमर्स को साइंस से किया, एडमिन को साइंस से किया। तो ये आपका इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन आपको सिर्फ मिनिमम कनेक्टिविटी करनी है जिसमें सारे कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू एस्टैब्लिश द ऑनलाइन फेस टू फेस। तो ऑनलाइन फेस टू फेस के लिए ऑब्वियसली हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, यस, ठीक है। एंड सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो स्विच और हब तो हमेशा हम कहाँ लगाते हैं, सभी जगह लगा देते हैं। स्विच और हब का हमेशा क्या होता है कि एवरी बिल्डिंग जहाँ पे भी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है तो सब डिवाइस सारे बिल्डिंग्स में होना चाहिए। और रिपीटर हमेशा वहाँ लगता है जहाँ पे 90 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होता है। तो 90 मीटर से ज़्यादा का यहाँ पे कहीं नहीं है। देखो 55 मीटर, 90 मीटर, 55, ठीक है। ये तो अलग ही है, मुंबई टू नागपुर इसको कंसिडर नहीं करना हमें, तो फिर नागपुर को करना है। तो यहाँ पे 90 मीटर से अबव कोई नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया कि रिपीटर विल नॉट बी रिक्वायर्ड एज देयर इज नॉट केबल रनिंग फॉर मोर देन 100 मीटर। 100 मीटर कई बुक्स में तो मैं 90 मीटर्स भी मिलेगा, डिपेंड्स, ठीक है। पर 90 मीटर्स से ज़्यादा अगर होता है तो हमें रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। Then the next question is suggest the device software to be installed in Nagpur campus to data security और access आपका किससे लिया जा सकता है, फायरवॉल से, यस, फायरवॉल, ठीक है। आंसर शुड बी फायरवॉल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागपुर से मुंबई ऑफिस कनेक्टिविटी करनी है तो ऑब्वियसली, है ना, तो ये तो आपका किसके थ्रू होगा, लैन मैन, इनसे तो होगा नहीं, किससे होगा, वैन से होगा, वाइड एरिया नेटवर्क से होगा। सो दिस इज़ ऑल। सो मैंने आपका सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई आज आपका कवर कर दिया है। होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट सैम्पल पेपर भी लेके आऊँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हों। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कोड क्रैप। थैंक यू सो मच।